Good afternoon, students. Now, today we will discuss the basics of civil engineering part 2. This lecture is especially for the electrical engineering first year students of diploma holder. So, second parts of this lecture is that we will discuss the basics of reinforced cement concrete and its use. Elementary knowledge only. You have to only basic knowledge about the what is reinforced cement concrete. And next topic is introduction to various structural elements of a building used reinforced cement concrete. So let's start the what is the first we will start what is the reinforced cement concrete. तो सबसे पहले तो हम डिफिनीशन देखेंगे कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होती है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को हम शॉर्ट में RCC भी बोलते हैं। ये क्या होती है? RCC इज द combination of ordinary concrete with the reinforcement। आपने अभी लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 जो हमने बनाया था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में, उसमें आपका हमने कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया था कि कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट along with the appropriate proportion of water। तो उसी को हम बोलते हैं, वो जो कंक्रीट होती है दैट इज योर ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो जब हम कंक्रीट में रेनफोर्समेंट्स को ही हम बोलते हैं बार्स। स्टील की आपकी बार्स होती है, हिंदी में उसको हम बोलते हैं सरिया। स्टील्स की बार्स, उसको टेक्निकल्स में हम रेनफोर्समेंट्स बोलते हैं। जब हम ऑर्डिनरी कंक्रीट में रेनफोर्समेंट डाल दें तो उस जिससे कि जो कंक्रीट प्रोड्यूस होगी उसी को हम बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट तो वही है, रेनफोर्समेंट डाल दिया हमने तो वो आपकी जो कंक्रीट हो गई वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गई। रेनफोर्समेंट डालने के पीछे कंक्रीट में हमारी रीजन क्या होती है? कंक्रीट जो होती है दैट कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। आपको जब टेस्ट बताया गया था स्ट्रेंथ, जब हम कंक्रीट की चेक करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी निकालते हैं। यहाँ जो कंप्रेसिव लिखा हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो आपकी कंक्रीट जो होती है दैट इज वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। कंक्रीट हमारी ब्रिटल मटेरियल होती है, उसमें आपकी अगर लोड्स हम लगाएंगे तो सडन फेल्यूर होता है, जबकि रेनफोर्समेंट जो होती है वो आपकी डक्टाइल मटेरियल होती है। सो सीमेंट कंक्रीट्स की हमें ब्रिटल से डक्टाइल, उसकी डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें रेनफोर्समेंट डालते हैं। तो वही आपकी हो जाती है रेनफोर्स सीमेंट्स कंक्रीट। यहाँ लिखा हुआ है टू इंक्रीज इट्स कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जैसे ही हम कंक्रीट में रेनफोर्समेंट डालते हैं तो उसकी आपकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो कंक्रीट की वैसे ही अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है। in which concrete relatively low tensile strength and ductility are counteracted by the inclusion of reinforcement having higher tensile strength and ductility। तो आपकी स्टील जो होती है डक्टाइल, जब उसको हम कोई आप रेनफोर्समेंट्स की बाहर लेंगे और जब उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो वो आपकी तुरंत नहीं, सडन नहीं टूटती है। वो जब तक वो थ्रेड फॉर्म में नहीं हो जाती है, ये आपकी कोई सरिया है और इसमें हम पुल आउट कर रहे हैं, इधर से हम लोड लगा रहे हैं और यहाँ इधर से अब दोनों, जब इस रेनफोर्समेंट को हम खींचेंगे तो यहाँ इसमें यहाँ पे जो कहीं से भी अगर ब्रेक होगी तो सडन
नहीं ब्रेक होगी जब तक ये आपकी पूरी स्ट्रेच न हो जाए। तो उसकी आपकी इसीलिए उसको कहते हैं कि वो डक्टाइल होती है। जब तक आपकी उसमें स्ट्रेंथ रहती है तब तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जबकि अगर कोई हमारी कंक्रीट्स की ब्लॉक्स है, कंक्रीट्स आपकी किससे बनती है, मेन उसके इंग्रेडिएंट्स इन एग्रीगेट्स हम डालते हैं सबसे ज़्यादा प्रोपेशन में। तो एग्रीगेट्स जो होती है, अगर एग्रीगेट्स को आप कैसे पुल आउट करेंगे, उसको आप पुल आउट नहीं कर सकते। अगर खींचेंगे तो वो सडन ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, कंप्रेशन लोड लगाते हैं इनर साइड में, उसको हम दोनों साइड से प्रेस करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी निकल के आती है। तो उसमें वो आपकी अच्छा बिहेव करता है। जबकि अगर कंक्रीट्स की ब्लॉक को हम खींचेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। तो आपकी ये आरसीसी होती है, इट इज दी a combination of ordinary concrete along with the reinforced. Now what are the usage of reinforced concrete? अब reinforced concrete को हम यूज कहाँ करते हैं? Reinforced concrete is being used for the construction of foundation to the rooftop of a building. Reinforced concrete का यूज फाउंडेशन से लेके किसी भी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक हम करते हैं। फाउंडेशन में करते हैं, बीम में करते हैं, कॉलम्स में करते हैं, रूफ पे करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे रोड्स जो बनती हैं, रोड्स में करते हैं। आपके रोड कंक्रीट की रोड बनाते हैं। प्रीकास्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं, मेट्रो के जो कंस्ट्रक्शन आजकल हो रहे हैं वहाँ देख रहे हैं बहुत सारे प्रीकास्ट स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं जो कि आपके पहले से ही बने हुए आते हैं, उसको जस्ट हमें जहाँ भी लगाना होता है वहाँ हम उसको प्लेस कर देते हैं। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जो आपके होते हाइड्रो पावर टनल्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इरिगेशन कैनाल्स जो बनाते हैं, ड्रेन्स जो होते हैं, एंड अंदर कंसीवेबल स्ट्रक्चर, ब्रिजेज, ये जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं सब हमारे रेनफोर्स कंक्रीट के बने हुए होते हैं। तो रेनफोर्समेंट का जो यूज है वो वाइडली हर एक जगह होता है। ऐसा नहीं है कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट का यूज हम ओनली बिल्डिंग्स में ही करते हैं। बिल्डिंग्स के साथ साथ इसकी यूज अगर आप देखेंगे अपने सराउंडिंग्स तो एवरीवेयर यू हैव टू लुक कि रेनफोर्स कंक्रीट्स का यूज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट, या वही आपकी जो है उसको बोलिए यूजेज, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज हम करते हैं रेनफोर्स का वो आपकी है अपने बिल्डिंग्स में। बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ बीम्स, कॉलम्स, वॉल्स, फ्लोर्स एंड रूफ। ये आपकी कोई यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं ये कोई बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स में ये वाली जो पार्ट्स है ये आपकी क्या है, कॉलम है। कॉलम जो होती है वो आपकी वर्टिकल मेंबर होते हैं। हमेशा कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर। और ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल, ये आपकी क्या है, बिल्डिंग्स की बीम है। यहाँ टॉप पे देख रहे हैं ये वाला जो इनर से आप देखेंगे तो ये आपकी क्या है, रूफ है। तो बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ बीम्स, कॉलम्स, वॉल्स। अब आपकी ये जो दो कॉलम्स है इसके बीच में हम इनको फिल करेंगे किससे, वॉल से। फ्लोर्स, तो आपकी ग्राउंड स्टोरी के लिए ये रूफ हो गई सर, और ये सेकंड स्टोरी के लिए आपकी ये फ्लोर हो गई, ये रूफ हो जाएगी। फ्लोर एंड रूफ, रेनफोर्स कंक्रीट इज आइडली suited for the construction of floor, roof, slab, columns and beam in residential and commercial structure। यहाँ आप देख रहे हैं ये सारी जो भी आपकी बनी हुई हैं, ये सब जो आपके पतले थ्रेड से दिख रहे हैं ये सब रेनफोर्समेंट है, सरिया जिसको बोलते हैं। ये रेनफोर्समेंट है। और रेनफोर्समेंट की ये जो हमने यहाँ किया किया है, पहले इसको फॉर्म ऑफ शटरिंग बनाया है। शटरिंग के अंदर हमने रेनफोर्समेंट पहले टाई कर दिया, उसके बाद से उस शटरिंग के अंदर हम कंक्रीट फिल करते हैं। तो ये आपकी कंक्रीट के साथ रेनफोर्समेंट है। तो आपकी रेनफोर्स कंक्रीट्स का यूज जो होता है सबसे ज़्यादा हमारी बीम्स में करते हैं। ये बीम्स बनाया जो है हमने, अगर बीम्स में रेनफोर्समेंट नहीं डालेंगे तो
जब लोड आएगा बिल्डिंग का ऊपर से आपकी इस बीम पे, आपकी ये बीम सडन फेल्योर हो जाएगी। अब रेनफोर्समेंट हमने डाल दिया तो इससे आपकी कंक्रीट की डक्टिलिटी इंक्रीज हो गई, तो जब लोड आएगा तो आपका जो इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा या आपकी समथिंग लाइक दिस पैराबोलिक फॉर्म में होगी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपकी जो होगी वो आपकी सेंटर पर होती है। सिमिलरली कॉलम्स है, कॉलम्स भी आपकी ये जो बीम्स है, बीम्स आपकी लोड जो है कॉलम्स को ट्रांसफ़र करती है, ये और जो रूफ है वो भी आपकी लोड कॉलम को ट्रांसफ़र करेगी। उसके बाद से आपकी ये क्या करेगी, नीचे इसके फाउंडेशन होगा वो फाउंडेशन को ट्रांसफ़र करेगी। तो रेनफोर्स कंक्रीट इज आइडियली सूटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के लिए, रूफ स्लैब्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, कॉलम्स एंड बीम इन रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो होती है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स रहते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग जहाँ पे हम वर्क वगैरह करते हैं, जहाँ पे आपके काम होते हैं। तो रेनफोर्स कंक्रीट ग्रिड फ्लोर comprises beams and slabs are widely used for covering large area like conference hall where column free space is an essential requirement। जब आपको कॉन्फ्रेंस रूम जो होती है वहाँ पे 100+ लोगों की कई बार सेटिंग होती है, कई बार बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं जहाँ पर कि एक ही रूम में आपके 500 के आसपास लोग बैठ जाए, तो उस केस में हमारा जो है वो आपकी जो एरिया होनी चाहिए उसमें आपके इंटरमीडिएट कॉलम नहीं आने चाहिए। उससे आपकी क्या होती है, देखने में भी और लगता है और आप एक दूसरे व्यक्ति को देखने में आप लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉलम फ्री स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वहाँ पे आपकी जो होती है बीम्स एंड स्लैब्स का यूज करते हैं पूरे एरिया को कवर करने के लिए। वहाँ हमारी रेनफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा पड़ती है जिससे कि हमारी कॉलम्स के लोड्स को आपकी वो बियर कर सके। नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट यूजेज आपकी होती है कंक्रीट्स की, आरसीसी की ब्रिजेज में। ब्रिजेज ये आपकी देख रहे हैं एक ब्रिज है कोई, ये नीचे से रिवर फ्लो हो रही है, रिवर के ऊपर हमारी ये ब्रिज बनी हुई है। ये ब्रिज जो बनी हुई है ये आपकी आरसीसी की ही बनी हुई है। ये जो होती है इसको हम बोलते हैं पियर्स। PIERS ये आपकी पियर्स हैं या यही आपकी कॉलम्स है। और ये देखिए इन दोनों के बीच में आपकी कितनी स्पेसिंग है। इंटरमीडिएट आपकी कहीं पे भी ये जो रिवर है किनारे किनारे ही 2 सपोर्ट्स है और उस पे आपकी ये पूरा का पूरा इतना वाइड स्पेस हमने बना रखा था। इस केस में हम क्या करते हैं, कंक्रीट जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स को यूज करते हैं, जिससे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ ज़्यादा आपकी साइज भी आपकी ये जो कॉलम्स है या पेयर्स है उसकी मोटी नहीं है, बट फिर भी आपकी जो स्पेसिंग है वो आपकी काफ़ी लार्ज है। आप घरों में देखेंगे बिल्डिंग्स में तो मोस्टली आपके बिल्डिंग्स की आपकी क्रॉस सेक्शन क्या होता है, 4 मीटर इंटू 4 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 5 मीटर इंटू 5 मीटर। तो यहाँ तक तो हम आपकी जो बिल्डिंग्स होती है कॉर्नर कॉर्नर पे हमने कोई रूम है तो वहाँ कॉर्नर्स पे हमने कॉलम्स बना दिया और देन आपकी बीम बना दी और रूफ बना दिया। इंटरमीडिएट नहीं होता, लेकिन जब स्पेस आपकी जब काफ़ी लार्ज होगी, सपोज करिए इतना बड़ा स्पेस का कोई कमरा बनाना है, तो उस केस में आपका अगर हमें 50 मीटर इंटू 50 मीटर स्पेस का कोई रूम बनाना है, तो इस केस में आपकी 4 कॉलम से काम नहीं चलेगा। उस केस में हमें इंटरमीडिएट्स में भी कॉलम बनाना पड़ेगा। आपने अपने कॉलेज में ही देखा होगा जो आपका एंट्रेंस रूम है, एंट्री हॉल जो है वहाँ आपकी बहुत बड़ा आपका स्पेस है, तो आपने देखा वहाँ पे कितने इंटरमीडिएट्स ओपन स्पेस में कितने इंटरमीडिएट्स कॉलम्स हैं और इन बिटवीन भी आपके कॉलम्स आए हुए हैं। जैसे ही हम गेट से एंट्री करते हैं तो आपकी स्पेस कितनी बड़ी है, तो इंटरमीडिएट्स भी आपकी कॉलम्स आए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा देखने में स्पेस जो है वो पूरा स्पेस यूटिलाइज नहीं हो पाता है क्योंकि आपके बीच बीच में कॉलम्स पड़ जाते हैं। अगर हम चाहें कि ये पूरा का पूरा स्पेस हमारी कोई कॉलम्स ना हो इंटरमीडिएट, तो उस केस में हमें जो कंक्रीट की ग्रेड को यूज करनी पड़ेगी वो आपकी हाई क्वालिटी की यूज करनी पड़ेगी।
तो ये ब्रिजेज में भी हम रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। द प्रेजेंट ट्रेंड्स टू अडॉप्ट रेनफोर्स कंक्रीट फॉर ब्रिजेज ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लॉन्ग स्पैन रिजल्टिंग इन एसेंटिकली सुपीरियर एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इन कंपेरिजन विथ स्टील ब्रिजेज। स्टील्स की भी ब्रिजेज होती हैं। जब आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो फुट ओवर ब्रिजेज आप देखते हैं। तो फुट ओवर ब्रिजेज जो हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो वो आपने देखा होगा मोस्टली हमारी स्टील्स की बनी होती है। स्टील आपकी जब खरीदने जाएंगे तो वो आपकी कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू कंक्रीट। सो हमें किसी भी स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। तो हर एक बंदा स्टील्स के स्ट्रक्चर को अफोर्ड नहीं कर सकता। उस केस में हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर को, आरसीसी के स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। वो आपकी इकोनॉमिकल होती है एज कंपेयर टू स्टील। और आजकल आरसीसी के स्ट्रक्चर्स जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि बुर्ज खलीफा का आपने नाम सुना होगा। बुर्ज खलीफा सऊदी अरबिया में जो आपकी बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है वो आई थिंक मोर देन 130 स्टोरी प्लस है। और आपकी वो पूरी की पूरी आरसीसी की स्ट्रक्चर्स है। तो यू कैन इमेजिन कि आरसीसी से रेनफोर्स कंक्रीट से हम इतनी अच्छी अच्छी आपकी जो है बिल्डिंग है। अब तक की आपकी वर्ल्ड की सबसे टालेस्ट बिल्डिंग जो है वो आपकी यही है बुर्ज खलीफा, जो कि हमारी रेनफोर्स कंक्रीट्स की बनी हुई है। इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। यहाँ लिखा है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंक्रीट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट सच एज कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी कैन बी अचीव्ड फॉर एनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आजकल कंक्रीट इतने मॉडर्न टाइप्स के लोग डेवलप कर रहे हैं, इतनी हाई क्वालिटी के। तो आपको जैसे भी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आप कंक्रीट का यूज करके उस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को ईजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज कहाँ होता है? रोड्स में। Reinforced concrete is used in the construction of roads that is designed to carry heavy traffic। आपने देखा होगा आजकल जो है फ्लाई ओवर्स बड़े धड़ल्ले से बन रहे हैं। तो फ्लाई ओवर्स वगैरह बन रहे हैं तो क्या फ्लाई ओवर्स जो है वो आपने देखा होगा सारे आपकी आरसीसी की ही होती है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट्स की होती है। अभी अगर कोई बंदा जो है कुछ दिन पहले यू कैन से 2 मंथ्स पहले, 1 से 1.5 महीने पहले, ये जो आपका महानगर से आपकी जो निषादगंज वाली जो फ्लाईओवर है जो हजरतगंज की तरफ जाती है, वहां देखा होगा आपने फ्लाईओवर के रिपेयरिंग का काम चल रहा था वन साइड्स। तो उसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे थे? रेनफोर्समेंट डाल रहे थे, उसके बाद से आपकी वहां पे कंक्रीटिंग कर रहे थे। तो वो आपके जितने भी फ्लाईओवर्स आपने देखे होंगे, आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने देखा होगा फ्लाईओवर्स वगैरह। तो वो जितने भी फ्लाईओवर्स हैं वो सारे आपके आरसीसी के ही हैं, रेनफोर्स सीमेंट्स कंक्रीट्स के ही हैं। तो आजकल जो फ्लाईओवर्स हैं वो आपके हैवी ट्रैफिक्स के लिए हम जो यूज करते हैं, रोड्स वगैरह बनाते हैं, वो रेनफोर्स कंक्रीट्स का बनाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सबसे पहले यहाँ रोड बननी है। तो रोड बननी है तो हमने रेनफोर्समेंट सबसे पहले टाई किया, अब इसके बाद हम इसमें कंक्रीटिंग करेंगे। एयरपोर्ट्स पे आपकी जो रनवे होती है एयरपोर्ट्स की, वो आपकी देखी होगी कंक्रीट की बनी होती है। नेक्स्ट आपकी जो होती है एक है, इसका यूज करते हैं कंक्रीट का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख रहे हैं ये समुद्र के अंदर ही आपकी आरसीसी की एक बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स में आपकी जो है हम कंक्रीट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कंक्रीट में आपकी जो डिटोरिएशन जो होती है वो आपकी ज़्यादा नहीं होता है। अगर हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो हम जो सीमेंट्स आपको बताया गया था, डिफरेंट टाइप्स के हमारे सीमेंट्स होते हैं। जैसे आपकी यूज करनी होती है उस टाइप्स का हम सीमेंट यूज कर सकते हैं। लो हीट सीमेंट होती है, हाई हीट होती है, हाई वाटर रेजिस्टेंस होती है। तो उस टाइप्स के सीमेंट से यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कोई बिल्डिंग्स हैं जो कि आपकी अंडर वाटर्स है और एज इट इज बनी हुई है। तो रेनफोर्स कंक्रीट may not be superior construction material for floating structure, but there are a number of projects in which the use of reinforced concrete obtain great success
आपकी रेनफोर्स कंक्रीट जो होती है, चूंकि वाटर्स के लिए इतना सुटेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, जो भी हमारे बंदरगाह वगैरह जो होते हैं, बंदरगाह वगैरह का वो जो बना होता है, वो सारे हमारे रेनफोर्स कंक्रीट्स के ही बने होते हैं, हार्बर्स वगैरह। नेक्स्ट, फाउंडेशन। Reinforced concrete is the used in the construction of almost all type of foundations such as pile foundation, raft foundation। तो जो आपकी रेनफोर्स कंक्रीट है उसका यूज हम हर तरह के फाउंडेशन में करते हैं। अभी आपके लखनऊ में जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अगर किसी स्टूडेंट ने देखा होगा मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में, तो जो आपके वहाँ जो पाइल्स लगी हैं उसके नीचे जो पियर्स बना हुआ है, पहले फाउंडेशन बनाया, उसके बाद से आपकी कॉलम्स बनी है, देन उसके बाद हमने ये डेक बनाया, और इसके ऊपर आपकी क्या होती है, रेलवे की लाइन बिछी हुई है, उसके ऊपर हमारी मेट्रो ट्रेन चलती है। तो ये कॉलम्स के नीचे की जो फाउंडेशन होती है, पाइल फाउंडेशन, वो आपकी उसमें भी जो है रेनफोर्समेंट्स का यूज हुआ है। यहाँ ये जो डायग्राम में दिख रहा है, ये आपकी जो है मैट फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन या राफ्ट, मैट मतलब चटाई, तो आप यहाँ देख रहे हैं चटाई के फॉर्म में है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ कॉलम्स बनाएंगे। Reinforced concrete piles, both precast and cast in situ, have been used in for the foundation of structure of different types of buildings and bridges। तो जो भी फाउंडेशन है, जब हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ हम वेल फाउंडेशन यूज करते हैं। तो वेल फाउंडेशन में आप देखेंगे, वेल मतलब कुआं, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये आपकी सबसे पहले वाटर को डाइवर्ट करेंगे और रेनफोर्समेंट्स की आपकी उसको टाई करेंगे, किनारे किनारे से पूरा रेनफोर्समेंट लगाएंगे, फिर लगाएंगे, और इसके अंदर ये जो बीच का जो एरिया है उसके अंदर हम कंक्रीट को फिल करते हैं। तो हर तरह के फाउंडेशन में हमारी रेनफोर्स कंक्रीट्स की यूज होती है। नेक्स्ट, मेराइन स्ट्रक्चर। रेनफोर्स कंक्रीट इज ऑल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेराइन स्ट्रक्चर सच एज राफ्ट, क्वे, वॉल्स, watch tower and lighthouses in coastal area where corrosion is imminent, but there are certain type of concrete which can resist such aggressive environments। तो जो भी हमारा समुद्री रीजन होता है, वहाँ पे भी आपकी जो होती है आरसीसी से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन होती है कोस्टल रीजन में, जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि आपकी रेनफोर्स कंक्रीट्स है, तो जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो जब उसमें सरिया डालेंगे, तो आपने देखा होगा स्टील पे जब पानी पड़ती है तो आपकी क्या होती है, उसमें कोरोजन आ जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग लग जाता है तो धीरे 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 आपने बहुत बार जगह देखा होगा कि रेनफोर्समेंट सरफेस पे एक्सपोज हो जाता है, और जब ज़्यादा कोरोजन हो जाता है तो बीच से ब्रेक हो जाता है रेनफोर्समेंट। बट उससे भी बचने के लिए हमारे पास जो है हर टाइप्स के आपके सीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस, तो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस हमारी जो है सीमेंट्स को अगर हम वहाँ यूज करेंगे तो उससे कोरोजन को से आप बच सकते हैं। जो भी आपके वेयर हाउस से बनते हैं, तो ये सारे जो हैं हम आरसीसी के ही बनाते हैं मेराइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, पाइप्स एंड कंड्यूक्ट्स। पाइप्स आपकी जो देखा होगा आपने, सीवेज वगैरह के ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम सीवर पाइप्स वगैरह बनाते हैं, वो भी आपकी जो होती है वो आपकी आरसीसी की होती है, रेनफोर्स सीमेंट्स कंक्रीट्स की हमारी होती है। या आपकी कंड्यूट्स जो होती है, जिससे कि आपकी डिफरेंट टाइप्स के वाटर्स को हमें पास कराना होता है, तो वो भी हमारी जो होती है आरसीसी की होती है। प्री कास्ट वर्क, वैसे ही हमारी जो होती है आजकल जो है हम प्री कास्ट कंक्रीट्स का यूज कर रहे हैं। प्री कास्ट में क्या होती है, कंक्रीट्स की जिस शेप में आपकी, जैसे कि सीवर्स की पाइपलाइन को ही देख लीजिए, तो सीवर की पाइपलाइंस आपने देखी होगी, एक पर्टिकुलर शेप में आपकी पहले से ही बनी हुई आपकी आती है, क्योंकि ये बनी तो रहती है आरसीसी की, क्योंकि हमारी स्टील्स की अगर सीवर की पाइप यूज करेंगे तो उसमें आपकी बहुत जल्दी कोरोजन होगा और उसमें आपकी डैमेज आ जाती है। तो आरसीसी में आपकी ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। आपने देखा होगा ये वाटर टैंक्स वगैरह जो यूज होते हैं,
ओवरहेड वाटर टैंक, आपके जो वर्कशॉप है कॉलेज का उसके पीछे आपने देखा होगा वाटर टैंक होगा, पानी की टंकी बहुत बड़ी थी, वो भी जो बनी हुई है वो भी आपकी आरसीसी की ही बनी हुई है। तो हमारे रीइंफोर्स कंक्रीट्स का यूज हम बहुत से जगह करते हैं। आपकी जो होती है अर्थन एम्बैंकमेंट जो बनती हैं, बांध वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी हम वहाँ पे यूज करते हैं। अगर वाटर कहीं वाटर के डाइवर्जन को रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह बनाते हैं। और आपकी अर्थन एम्बैंकमेंट, तो ये सब हमारी जो होती है रेनफोर्स कंक्रीट्स की बनी होती है। नाउ व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट? रेनफोर्स कंक्रीट्स को यूज करने के पीछे हमारे एडवांटेजेस क्या है? तो यहाँ आप देख रहे हैं देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एडवांटेजेस of RCC, but here we will discuss some important advantage। आपके RCC को यूज करने के 100+ एडवांटेजेस है, बट इतना 100 हमारे पास डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो सो जो मेन जो आपके एडवांटेज है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपकी सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम RCC आर ड्यूरेबल। तो जो भी आपकी स्ट्रक्चर रेनफोर्स कंक्रीट्स की बनी होती है वो ड्यूरेबल होती है। उसकी जो लाइफ जब हम डिजाइन करते हैं रेनफोर्स सीमेंट्स कंक्रीट्स की, तो मान के चलते हैं कि वो 100 ईयर्स तो आपकी स्ट्रक्चर चलेगी ही चलेगी। नेक्स्ट, इट हैज ए हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू कंक्रीट। तो आपकी जब उसको यूज करते हैं, रोड्स वगैरह बनाते हैं, तो व्हीकल का जो वेट पड़ता है वो हमारी, अगर कंक्रीट्स की रोड है तो इसी पे पड़ेगा, तो वो आपकी क्या हो रही है, कंप्रेसिव लोड लग रही है। तो आपकी जो आरसीसी स्ट्रक्चर जो होती है, आरसीसी के जो मेंबर्स बनाते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है। वो क्यों होती है, ड्यू टू दी कंक्रीट, क्योंकि आपकी स्टील जो होती है, स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, इट हैज ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट डालने से कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो आपकी आरसीसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज है। तो इसको हम किसी भी टाइप्स के स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंप्रेशन में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और टेंशन में भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इट इज रेजिस्टेंस टू फायर एंड अदर क्लाइमेट चेंज। ये जो आपका फायर रेजिस्टेंस होता है आरसीसी स्ट्रक्चर, अगर आपकी कहीं स्टील की बिल्डिंग देखेंगे, अगर वहाँ आग वगैरह लग जाती है तो स्टील बहुत जल्दी आपका क्या होता है, हीटअप हो जाता है। नॉर्मली आप ये देख लीजिए कि आपकी नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है, तो आपकी जो भी ये आरसीसी के स्ट्रक्चर होते हैं बहुत धीमे से आपकी गर्म होती है, जबकि अगर आप स्टील्स वगैरह की देखें तो वो बहुत जल्दी आपकी टेम्परेचर में आपकी गर्म हो जाती है। एंड क्लाइमेट चेंज इजली अवेलेबल ऑलमोस्ट एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। तो आपकी जो आरसीसी के जो मटेरियल्स हैं वो आपकी कहीं पे भी, आप किसी भी वर्ल्ड के कोने में चले जाएं तो वो इजीली मिल जाएगा। जबकि और कोई भी आपके बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो आपकी इजीली अवेलेबल में भी ना हो, बट आरसीसी की में यूज होने वाले जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो आपको एनीवेयर आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। Too much expertise is not required for working on it. Normal skilled labor can also do it. आपकी आरसीसी के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए ज़्यादा आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि बंदा इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, इसको दीवार जोड़ने आनी चाहिए। नॉर्मल एक बंदा भी होगा, नॉर्मल स्किल्ड बंदा भी, एक लेबर भी होगा, अगर वो 1 साल 2 साल से वो काम कर रहा है किसी स्किल्ड लेबर के साथ, तो उतने में वो सीख जाएगा कि कैसे जो है हमें वॉल जोड़नी है। तो इसके लिए आपको कहीं कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि हाँ स्किल्ड लेबर की इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, इट कैन बी मोल्डेड इन एनी फॉर्म या शेप। इसको हम किसी भी शेप या फॉर्म में इजीली ढाल सकते हैं। इट कैन बी यूज इन एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम फाउंडेशन टू द टॉप रूफिंग। इसको आरसीसी को हम बिल्डिंग्स की किसी भी पार्ट्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन से लेके बॉटम से लेके टॉप तक, रूफ से लेके फाउंडेशन तक, इसको कहीं भी किसी भी पार्ट्स में यूज कर सकते हैं। रिपेयरिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नील। आरसीसी स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करने के लिए आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट बहुत माइन्यूट सी होती है। इट इज मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर मटेरियल। ये आपकी जो होती है
बहुत इकोनॉमिकल होती है, बहुत सस्ती होती है अगर किसी और बिल्डिंग मटेरियल्स की हम तुलना करें। तो जैसे स्टील ही ले लीजिए, तो स्टील्स आपकी कॉस्टली होगी जबकि आरसीसी के आपके स्ट्रक्चर्स और मटेरियल्स के सस्ते होंगे। Now, what are the structural components of the reinforced cement concrete? अगर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो बिल्डिंग्स में आपके उसके क्या क्या, सबसे पहला तो आपका कंपोनेंट्स उसका, कोई भी बिल्डिंग्स है तो उसके सबसे पहला कंपोनेंट, सबसे पहले हम बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो कंपोनेंट्स होता है वो फाउंडेशन। यहाँ हम देख रहे हैं ये फाउंडेशन का ही हमने डायग्राम लगा रखा है, ये आपकी फाउंडेशन है। द फाउंडेशन क्या होती है? द फाउंडेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चर एंड मेनी फेल्यूर आर प्रोबेबली ड्यू टू फॉल्टी फाउंडेशन रेदर देन एनी अदर का। फाउंडेशन जो है आपकी किसी भी बिल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और आपकी स्ट्रक्चर के फेल्योर के पीछे एक सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो आपके फाउंडेशन में फॉल्ट होती है। अगर फाउंडेशन हमने सही से नहीं डिजाइन किया है तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हमारी फेल हो सकती है। एक गुड फाउंडेशन मस्ट रिमेन इन पोजीशन विदाउट स्लाइडिंग, बेंडिंग, ओवरटर्निंग और फेलिंग इन एनी अदर वे। एक जो अच्छा फाउंडेशन हम किसको कहेंगे? जो आपकी जो है जिसमें स्लाइडिंग ना हो अपने जगह से। ये जो फाउंडेशन है, कई बार क्या होती है सॉइल में जब लिक्विड मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है तो पूरा का पूरा, अगर ये फाउंडेशन है तो पूरा का पूरा फाउंडेशन अपने पोजीशन से आपकी टिल्ट कर स्लाइड हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये इतना सारा इतना स्लाइड हो गया। तो विदाउट स्लाइडिंग, बेंडिंग मोमेंट्स आपकी ना हो, जब उस पर लोड लगेगा तो आपकी बेंडिंग मोमेंट होगी, तो आपकी जो फाउंडेशन है वो बेंड ना हो, ओवर टर्निंग ना हो। ओवरटर्न कई बार क्या होता है, अगर ये आपका कोई फाउंडेशन है तो आपकी एक पॉइंट पे आपकी जब ज़्यादा लोड लग रही है तो ये आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी आपकी ओवरटर्न हो जाएगी। इसको जहाँ ज़्यादा लोड होगी वहाँ से ये पूरा ओवरटर्न हो जाएगा, अपने पोजीशन से हट जाएगा। या एनी फेलिंग वे, या और भी कोई वे हो सकते हैं फाउंडेशन के फेल होने के। टू अचीव दिस द डिजाइनर मस्ट मेक श्योर दैट द सुपर स्ट्रक्चर, फाउंडेशन एंड सॉइल एक्ट टुगेदर। तो आपकी जो भी अच्छे बिहेव के लिए जो डिजाइनर होता है, तो इसलिए फाउंडेशन की भी आपकी डिजाइन करनी होती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो होता है बिल्डिंग्स का, फाउंडेशन के बाद आपकी जो आती है वो प्लिंथ आती है। ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं प्लिंथ। अब इसके ऊपर से हम दीवार बनाएंगे। ये नीचे आपकी ये जो नीचे वाली दिख रही है फाउंडेशन दिख रही है। तो प्लिंथ क्या होती है? प्लिंथ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर बिटवीन द सरफेस ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड एंड सरफेस ऑफ द फेल्योर इमीडिएटली एबव द ग्राउंड नोन एज द प्लिंथ। तो आपकी जो होती है स्ट्रक्चर के आपके जो चारों तरफ के सराउंडिंग पार्ट, जस्ट ग्राउंड के ऊपर जो हमारी एक जो हम बनाते हैं स्ट्रक्चर्स, उसी को हम बोलते हैं प्लिंथ। और प्लिंथ जो होती है जैसे कि हम बीम बनाते हैं उसी टाइप्स की हमारी होती है, उसमें हम रेनफोर्समेंट डाल के कंक्रीट्स की ढलैया करते हैं। द ग्राउंड ऑफ द सराउंडिंग, the level of the surrounding ground is known as formation level or simply ground level, and the level of the ground floor of the building is known as plinth level। तो ये जो प्लिंथ है, प्लिंथ के ऊपर से अब आपकी क्या बनती है, वॉल बनाते हैं। तो फाउंडेशन के ऊपर और आपकी वॉल के नीचे जो है जस्ट ग्राउंड के एबव द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड के लेवल से आप ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ हमने प्लिंथ बनाई है, तो उसी को हम बोलते हैं प्लिंथ। नेक्स्ट हमारी होती है वॉल। अब प्लिंथ बनाने के बाद से हम क्या बनाएंगे, वॉल बनाएंगे। ये आपकी वॉल दिख रही है, ब्रिक की वॉल है। तो वॉल क्या होती है? वॉल आर प्रोवाइडेड टू इनक्लोज या डिवाइड द फ्लोर स्पेस इन डिजाइन पैटर्न। वॉल्स का मेन काम क्या होता है? आपकी जो भी आपकी एरिया जो होती है उसको क्लोज करना, पैक करना होता है। In addition, wall provides security, privacy, and give protection against sun, rain, cold, and other adverse effect of water। तो आपकी
दो फ्लोर के बीच की स्पेस को डिवाइड करना या उसको क्या करना, इनक्लोज करना, क्लोज करना। और उसके साथ साथ आपकी वॉल क्या प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सुरक्षा देती है, प्राइवेसी देती है, आपको धूप से बचाती है, बारिश से बचाती है, ठंड से बचाती है, और जो भी वेदर्स के आपके और इफेक्ट होते हैं, आंधी हो गया, तूफान हो गया, इन सबसे हमारी वॉल जो है हमें प्रोटेक्ट करती है। द डिवीजन ऑफ फ्लोर स्पेस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन द बिल्डिंग। तो अब हमारी वॉल्स आर जो होती है, वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाई यूज ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स लाइक ब्रिक्स की भी वॉल्स हो सकती है। ये जो वॉल्स है वो आपकी देख रहे हैं, ये किसकी है, ब्रिक्स की है। तो वॉल्स हमारे डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग मटेरियल्स की हो सकती है, ब्रिक्स की हो सकती है, स्टोन्स की हो सकती है, कंक्रीट ब्लॉक्स की हो सकती है, ईटीसी। आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो जहाँ पे बन रही है वहाँ पे आपने देखा होगा वॉल्स जो बनती हैं, यूज होती है, वो कंक्रीट्स के बड़े बड़े हमारे ब्लॉक्स होते हैं। The building units are bonded together with mortar in horizontal and vertical joint। तो ये आपकी जो भी बिल्डिंग्स के यूनिट है, ये जो आपके ब्रिक्स देख रहे हैं, तो इनके बीच में इन दोनों को आपको ज्वाइंट्स करने के लिए हम जो यूज करते हैं, वो आपकी जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं मोटार। तो मोटार क्या होती है, मोटार इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट और सैंड। कंक्रीट्स में हम एग्रीगेट डालते हैं और मोटार में जो है हम एग्रीगेट नहीं डालते हैं, सिंपल जो मसाला बनाते हैं ज्वाइंट करने के लिए, सीमेंट और सैंड के एडमिक्सचर्स को हम मोटार करते हैं। अलॉन्ग विथ वाटर, वॉल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारी जो वॉल होती है लोड बियरिंग वॉल होती है, और सेकेंड वॉल हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है। लोड बियरिंग वाला आपने देखा होगा, एक आपने नाम सुना होगा, 9 इंच की दीवार, 4.5 इंच की दीवार, और पहले आपकी क्या होती थी, 14 इंच की दीवार। कॉलेज में आपकी जो वॉल देखी होगी वो आपकी 14 इंच की दीवार है। 9 इंच की दीवार जो होती है आपने देखा होगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में, आपके घर वगैरह में जो यूज होता है वो 9 इंच की है। और आजकल जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह में यूज करते हैं, या जस्ट पार्टीशन के लिए जो हम यूज करते हैं, वो आपकी दीवार जो होती है वो 4.5 इंच की दीवार होती है। तो लोड बियरिंग वॉल होती है और नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है। लोड बियरिंग वॉल्स जो होती है, उस वॉल्स में आपको बीच में या कॉर्नर्स पे कॉलम्स बनाने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कॉलम ना भी बनाए तो भी आपका स्ट्रक्चर जो है सर्वाइव करेगा। जबकि हमारी नॉन लोड बियरिंग्स वॉल होती है, उसमें जो भी आपका स्ट्रक्चर्स का लोड आता है वो हमारा जो वो लोड्स जो है वो वॉल्स लोड बियर नहीं करते। वो वॉल्स जो है जस्ट आपके एरिया को पैक करने के लिए यूज की जाती है, पार्टीशन को। नेक्स्ट आपका वो जो होता है बिल्डिंग मटेरियल्स के आपके एलिमेंट्स, वो हमारा होता है शियर वॉल। शियर वॉल्स क्या होती हैं, शियर वॉल्स जो होती है, शियर वॉल आर दी वर्टिकल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ये आपकी वर्टिकल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होती है। शियर वॉल का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो आपने लिफ्ट वगैरह अगर देखी होगी, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो लिफ्ट बनाते हैं वो आपके सबसे अच्छा एग्जांपल शियर वॉल्स का। यहाँ देख रहे हैं आप इस डायग्राम्स में, ये जो है ये शियर वॉल है, ये शियर वॉल है, ये भी हमारी शियर वॉल। तो कंक्रीट्स की हमारी जो वॉल, हम वर्टिकल वॉल्स जो आपकी फाउंडेशन से लेके टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर्स तक बनी होती है, उस वॉल्स को हम बोलते हैं शियर वॉल्स। शियर वॉल्स का मेन यूज जो बनाते हैं उसमें हम बिल्डिंग्स में जो भी आपके विंड लोड, अर्थक्वेक लोड एक्टिंग ऑन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम शियर वॉल्स बनाते हैं। क्योंकि आपकी जब भी बिल्डिंग्स में हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एक्ट करेंगी, तो अगर हमारी ब्रिक की वॉल होगी तो ब्रिक्स की वॉल हमारी ज़्यादा लोड बियर नहीं कर सकती है। तो वो आपकी ब्रिक सबसे ज़्यादा फेल्योर जो होता है मशीनरी स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो इसलिए अगर शियर वॉल बनाए, हम आरसीसी की पूरी वॉल बना दें, तो आपकी ब्रिक से तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होगी, तो वो आपकी अर्थक्वेक लोड्स वगैरह में फेल नहीं होते। जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें हमारी शियर वॉल जरूर बनते हैं। ये आप शालीमार ही देखे होंगे सामने जो है, तो शालीमार जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, तो उसमें आपकी लिफ्ट जरूर होगी। तो लिफ्ट जो है वो आपकी आरसीसी की ही पूरी बॉटम से लेके टॉप तक होगी, तो वो हमारी जो है शियर वॉल। नेक्स्ट कॉलम्स। नाउ कॉलम्स क्या होते हैं, यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं ये आपकी ये कॉलम्स है। कॉलम्स आर दी वर्टिकल मेंबर्स। कॉलम में भी डिफाइंड एज वर्टिकल लोड बियरिंग मेंबर। कॉलम्स आपका बिल्डिंग्स का लोड जो है ट्रांसफर करते हैं फाउंडेशन को मेंबर्स। द विड्थ ऑफ विच इज नाइदर लेस देन इट्स थिकनेस नॉर मोर देन 4 टाइम इट्स थिकनेस।
नॉर्मली आपकी जो कॉलम जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। ये जो कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन जो देख रहे हैं यहाँ यहाँ वो आपकी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपकी फ्लोर, ये आपकी फ्लोर हो गई। फ्लोर आर फ्लैट सपोर्टिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग। फ्लोर क्या होती है? फ्लैट सपोर्टिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होती है। दे डिवाइड ए बिल्डिंग इनटू डिफरेंट लेवल। तो फ्लोर को बनाने से आपकी बिल्डिंग जो है, अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, 1 2 3 4, तो बीच में आपको ये फ्लोर बना देते हैं। तो एक पूरे पार्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर दिया, so that creating more accommodation on a given plot of land. The basic purpose of floor is to provide a firm and dry platform for people and for other items like furniture, stores, equipment. Floor is generally referred to by its location. नेक्स्ट आपकी होती है स्लैब। यहाँ देख रहे हैं स्लैब ढल रही है, स्लैब छत जो ढलती है। स्लैब क्या होती है? यूज एज ए बेस एज वेल एज ए सीलिंग या रूफ टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द बीम या वॉल्स। तो जो स्लैब्स का मेन काम क्या होता है? बिल्डिंग्स के लोड्स को बीम्स या हमारे जो भी वॉल्स होते हैं कॉर्नर पर उसको ट्रांसफर करना होता है। A slab is a structural component that is used to create flat horizontal surface such as floor, roof, decks and ceiling. तो आपके स्लैब्स का मेन यूज क्या होता है? फ्लोर क्रिएट करना। भी आपने 6 पॉइंट में जो फ्लोर पढ़ा, तो फ्लोर जब बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्लैब बनाना पड़ेगा और स्मूथ हमें फ्लोर चाहिए। तो देन आपने देखा होगा आजकल डिफरेंट टाइप्स के हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स आ गए, मार्बल्स आते हैं, टाइल्स आते हैं, तो उससे हम सरफेस को स्मूथ कर देते हैं, तो वो आपकी फ्लोर बन जाती है। तो आपकी कोई 2 स्टोरी बिल्डिंग है तो 2 स्टोरी बिल्डिंग में आपकी फर्स्ट स्टोरी के लिए ऊपर वाली जो रूफ जो होगी, सेकंड के लिए आपकी वो फ्लोर हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी होती है बीम। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं ये बीम, ये कॉलम, ये बीम, ये आपकी वॉल। तो बीम क्या होती है? बीम इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल एलिमेंट या मेंबर स्पेनिंग ए डिस्टेंस बिटवीन वन और मोर सपोर्ट्स एंड कैरिंग वर्टिकल लोड्स अक्रॉस इट्स longitudinal axis that is capable of withstanding load primarily by resisting against bending। तो आपकी बीम्स का मेन काम क्या होता है? जो भी ये आपकी बिल्डिंग्स के ये ऊपर से लोड आ रहे हैं, वर्टिकल्स लोड आ रहे हैं, उनको आपके सेफली ट्रांसफर करना हमारा उसका काम होता है। बीम आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑन विच स्लैब रेस्ट। बीम के ऊपर ही हमारी स्लैब जो है वो रेस्ट करती है। तो बीम का काम क्या है? स्लैब के लोड को कॉलम्स पे ट्रांसफर करना। नेक्स्ट रूफ, ये आपका एक स्लोपिंग रूफ का एग्जांपल है। तो रूफ क्या होती है? इट इज अपर मोस्ट कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू कवर द स्पेस बिलो एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, स्नो, सन, विंड एक्सेट्रा। तो रूफ का क्या काम है? अपर पार्ट्स बिल्डिंग्स की जो होती है उसको कवर करना, जिससे कि हम सन से, रेन से, स्नो से, विंड इटीसी से उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। ए रूफ कैन बी आइदर फ्लैट, रूफ आपकी फ्लैट भी हो सकती है, कॉर्व शेप में भी हो सकती है ऐसे, या पिच्ड या शेप, ये आपकी है ऐसे पिच्ड शेप में भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारी रूफ हो सकती है। नेक्स्ट स्टेयर केस, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं ये स्टेयर केस है। ये भी हमारी जो है वो आपकी आरसीसी की ही बनती है। तो ए स्टेयर में बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर comprising of a number of steps connecting one floor to another। तो स्टेयर्स का मेन काम क्या होता है? एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए नंबर सब कई स्टेप्स जब हम बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं स्टेयर केस।
तो staircase should be constructed in such a manner that it is safe and comfortable to use, and it should be so located as to permit easy communication. इस स्टेयर केस का कंस्ट्रक्शन हम ऐसे करना चाहिए कि वो आपकी यूज करने में हमारी कंफर्टेबल हो और सेफ हो। यहाँ देख रहे हैं सेफ्टी के लिए हमने इधर किनारे किनारे रेलिंग लगा दी है, ताकि जो है कोई बंदा अगर जा रहा है तो गिरे ना, और कंफर्टेबल होना चाहिए। तो जो ये आपकी स्टेप्स की हाइट होती है उसको हम कोशिश करते हैं कम से कम रखें, जिससे कि एवरीबॉडी कैन इजीली एक्सेस दी स्टेयर्स। नेक्स्ट आपकी होती है लिंटेल एंड वेदर शेड। लिंटेल क्या होती है? दी ओपनिंग आर प्रोवाइडेड इन दी वॉल ऑफ ए बिल्डिंग टू एकोमोडेट द डोर्स ऑफ विंडो। आपने हर बिल्डिंग्स में देखी होगी हम ओपनिंग प्रोवाइड्स करते हैं, विंडो के लिए प्रोवाइड्स करते हैं और डोर के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी जो है ब्रिक की वॉल है, ये हमने ओपनिंग प्रोवाइड की है। तो ओपनिंग के जस्ट ऊपर जो है हम लिंटेल को प्रोवाइड करते हैं। कंक्रीट्स की हम एक सर्टेन डेप्थ की बीम की ढलाई करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं लिंटेल, LENTLE, लिंटेल या छज्जा। अब यहीं से हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो भी हमारी खिड़कियां वगैरह होती हैं तो खिड़कियों से बाहर की तरफ हम क्या निकालते हैं? छज्जा निकालते हैं, छज्जा। तो वो भी हमारी आरसीसी की ही हम निकालते हैं। तो the actual frame of the door or window is not strong enough to support the weight of the wall above the opening, and a separate structural component है, therefore it is introduced। आपकी जो भी ओपनिंग के जस्ट ऊपर आपकी जो वॉल बनाते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग हमारी वॉल नहीं होती है कि वो आपकी उस लोड्स को हमारे बियर कर सके, क्योंकि ये यहाँ ओपनिंग है, अगर वॉल बनाएंगे तो धड़ाम से हमारी जो वॉल है वो गिर जाएगी। तो इसलिए हम लिंटल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लिंटल हमारी आरसीसी की होती है, तो वो आपकी लिंटल का जो कैरेक्टर होता है एज लाइक दी सिमिलर कैरेक्टर ऑफ दी बीम की तरह होता है। वेदर शेड्स या छज्जा, यहाँ लिख दिया ना छज्जा, आर जनरली कंबाइंड विथ लिंटल ऑफ विंडो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वेदर एलिमेंट सच एज सन, रेन, अर्थ। तो हमारी जो भी छज्जे से ही कनेक्टेड हम बाहर की तरफ हम क्या करते हैं, लिंटर से कनेक्टेड छज्जा निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा सन से धूप से डायरेक्ट हमारा अंदर ना आए, हम प्रोटेक्ट कर सके अपने इनर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग्स को। तो हम छज्जा निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक structural element of the reinforced cement concrete, and if you have any doubt then kindly write down in the comment box so that I can reply.